So you're given with the potential energy of electron in the second excited state. Potential energy of the electron in the second excited state. हाँ. Determine the kinetic energy of the electron in the same energy level. Potential energy given है ब्रैकेट में. Potential energy in the second excited state 2.46 eV. ठीक है. Swara, you are given with the radius of third orbit of hydrogen. डेटा नहीं बोल रही हूँ तो मुझे स्टेप्स बताओ. You are given with the radius of third orbit of hydrogen. Then how do you calculate the radius of third orbit of lithium plus 2? Radius of नहीं. 2.46 ही होगा. जस्ट अ सेकेंड. फिर से बोलो स्वरा. से मल्टीप्लाई करेंगे. पढ़ के आई हो? बोलो तुम बोलो. 0.529 into क्योंकि n स्क्वायर बाय z होता है. हाँ तो थर्ड ऑर्बिट में 0.529 into 9 होगा अपॉन 3 with 3. वेरी गुड. 0.529 into वेरी गुड. परफेक्ट. 2.46 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन थी? 2.46. और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 2.46. टेल मी द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी. -1 हाँ तो 4.9. ओके. So you are given with the energy of photon. How do you calculate the stopping potential? How do you calculate the stopping potential if the ionization energy of the metal is also provided? I'll repeat the data. Ionization energy of the metal is provided. You are given with the data of energy of photon. How do you calculate the stopping potential? Very good. काइनेटिक एनर्जी को किस यूनिट में रखना होगा? ओके गुड. वेरी गुड. I am increasing the frequency of the incident radiation on the metal surface. What do you expect? Is there any change in photocurrent or not? In frequency of incident radiation, the photocurrent will increase, decrease, or constant? तुम प्लैंक्स क्वांटम थियरी के पोस्टुलेट्स बताओ. मतलब you do not have to define things. जो उसके की पॉइंट्स थे, मान लो MSQ है, उसमें तुम्हें सिलेक्ट करने हैं. की पॉइंट्स बताओ प्लैंक्स क्वांटम थियरी के.
आ रहा है तुम्हें? नहीं, ठीक है। वो लड़की, सेम क्वेश्चन. The frequency of the incident radiation is increased. What will be the impact on photocurrent? Those who know the answer can raise hands. जिनको आंसर आ रहा है. ठीक है, बोलो, तुम बोलो. पता है, नहीं पता है? तुम बताओ. No change. How come? When we increase the frequency, the kinetic energy बढ़ती है. लेकिन जो photons होते हैं, number of photons, that's the photo current remains constant. Okay, ठीक है. कहाँ पहुंची? जोर से बोलो. It is absorbed or emitted. Okay. Go ahead. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया उसने क्वांटा के बारे में, क्वांटा की एनर्जी के बारे में. चलो बुक खोलो. देख लो, यहाँ पे मुझे क्लियर समझ में आ गया. आधी से ज्यादा क्लास बुक खोल के भी नहीं आई है. ठीक है, सच बता रही हूँ, 6 बजे तक बिठा दूंगी तुम्हें. एकदम पोलाइटली कह रही हूँ, रिवाइज करके आया करो. दिस इज द रीजन व्हाई यू डोंट स्कोर इन योर रेगुलर एग्जाम्स. क्योंकि अगर वो पेपर में देखूं, सिर्फ अगर किसी स्टूडेंट ने नोट्स बहुत अच्छे से किया है ना, हार्डली नोट्स के साथ लेवल 1 अवस्थी, तब भी उसका पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए था. एटलीस्ट 60 अब तो जाना ही चाहिए था. 50-60 अब. प्रॉब्लम है यू गाइज डोंट टच योर नोट्स. तुम्हें पता है अल्टीमेटली सारा कंटेंट यू आर रिलाइंग ऑन दिस नोट्स ओनली. एम आई आस्किंग यू टू रीड सम रेफरेंस बुक्स? फिर तो तुम उधर ही बेहोश हो जाओगे. एक दिन में एक पेज पढ़ के आओगे रेफरेंस बुक का. जब तक जेई आएगा एक चैप्टर खत्म होगा. एम आई आस्किंग यू टू रीड एनी रेफरेंस बुक्स? नो ना. मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रही हूँ इस बुक में सब कुछ है. तो इस बुक को पढ़ने में इशू क्या है? क्यों नहीं पढ़ के आए थे तुम? बार बार लिखो ना, बार बार लिखो. कौन याद करेगा उसे? तुम्हें पता है मैंने बोल रखा है कि चीजें इस चैप्टर में तुम्हें और ग्रेजुअली इंक्रीज ही दिखेगा. तब भी तुम एकदम कॉन्फिडेंट रहते हो कि जो होगा देखा जाएगा, जब आएगा तब कर लेंगे. मत रहो ऐसे, नहीं तो यही 40-50 नंबर पे रहोगे. ये एडवांस के मार्क्स नहीं होते ऐसे पेपर में. 40 नंबर, 50. क्लास का एवरेज 30-40 पे है क्लास का एवरेज. चलो, हम पढ़ रहे थे बोर्स मॉडल ऑफ एटम. उसमें हमने किया था एनर्जी का फॉर्मूला. बोर मॉडल में पहला फॉर्मूला क्या था बताओ? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 m² by z एंगस्ट्रॉम, या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी स्पीशीज इज इक्वल टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन z. लाइट बंद कर दो ये वाली. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 2.18 इंटू 10⁸. बताओ क्या? z बाय n सेंटीमीटर पर सेकेंड. देन हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी -1 इज टू -2 इज टू 1. Then total energy, which is the energy of electron in the nth orbit,
इस कितना बताओ 13 माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ev। फिर हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ एनी स्पीशीज in nth orbit is equals to energy of hydrogen in nth orbit into z square। उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसे हम क्या कहते हैं बताओ ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n equal to 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n equal to 5। इनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जीज हमने याद करनी थी, किया था क्या ये है ना। माइनस 13.6 ev, माइनस 3.4 ev, माइनस 1.5 ev, माइनस 0.85 ev, माइनस 0.54 ev। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो बताओ उसका वेवलेंथ क्या होगा, या इसका वेवलेंथ कह रही हूँ उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रेसाइडिंग द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी बताओ 1.5। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हो जाए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन when it is residing the second excited state of lithium, तो क्या करना होगा बताओ 1.5 इंटू जेड स्क्वायर, हाँ या नहीं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, देन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। हमने ये किया था वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। हमें पता है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड यहाँ से यहाँ कितनी आएगी हाइड्रोजन के लिए, जितना गैप है विच इज 13.6 माइनस 1.5 कितना आ गया बताओ 12.1। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन 12.1 ev हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए when it jumps from second excited state to ground state। फॉर हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एटम। बट अगर सेम क्वेश्चन हो जाए कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है लेकिन इस बार बोल रहा है लिथियम +2, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड क्या हो जाएगा बताओ 12.1 इंटू जेड स्क्वायर फॉर एनी अदर एलिमेंट। फिर उसके बाद तो तुम्हें आता है एनर्जी ऑफ द फोटोन मिल गया तो उसको इक्वेट कर दोगे किससे बताओ 12400 बाय लैम्डा, उससे वेवलेंथ ऑफ फोटोन मिल जाएगा। मान लो वेवलेंथ ना पूछ के फ्रीक्वेंसी पूछा है तो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये तरीका होता है। दूसरा कैसे सिखाया था एनर्जी, याद करो बोर मॉडल का वो वाला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एनी हायर एक्साइटेड स्टेट टू एनी लोअर एक्साइटेड स्टेट बाय बताओ emitting energy in the form of radiation, in the form of radiations basically photons, radiations are photon, so by emitting energy in the form of radiations or photons and energy of the photon is equal to the difference। याद आ रहा है आपको बताया था मैंने इक्वल टू En2 माइनस En1, हाँ या नहीं। En2 में बताया था N2 ऑलवेज ग्रेटर देन N1। फिर एनर्जी ऑफ द फोटोन इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा। वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना चाहिए कि हाइड्रोजन का निकाल लो और जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बट बुक्स में लिखा गया इसीलिए बस ये लिखा दे रही हूँ। लिखाया था क्या ये 13.6, बताओ क्या आया था 13 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। चलो क्वेश्चन करते हैं। Calculate the wavelength of photon
Calculate the wavelength of photon required to excite electron of lithium plus 2 from ground state to third excited state. From ground state to third excited state. ध्यान दो यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू कहाँ जा रहा है बताओ? थर्ड एक्साइटेड स्टेट. n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 4. कितना गैप है बताओ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 में? 12.75. So energy of the photon for lithium plus 2 अगर निकालना है तो 12.75 इंटू 3 का स्क्वायर z स्क्वायर EV. और फिर तुम्हें पता है एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 12.75 इंटू 9. कर दो ये कैलकुलेशन, कितना आया ये बताओ लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम? जहाँ पे n1 की वैल्यू जितनी कम होती है एनर्जी ऑफ द फोटोन उतना ज्यादा होता है, ये हमने पढ़ा था. तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ और लास्ट में यहाँ पे. तो लीस्ट एनर्जी का फोटोन यहाँ पे है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या होगा? मैक्स होगा. इस तरह के क्वेश्चंस मतलब इस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. चलो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कैपिटल T. हेडिंग है हमारी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. कैसे निकालोगे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन? डेफिनेशन लिखो. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन revolution in a particular orbit. Very good. स्पीड कैसे निकालते हो? वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इस वजह से टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. तुम्हें दोनों ही चीजें पता है ऑलरेडी. डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट? मतलब कितना ट्रेवल किया उसने. यहां से शुरू किया, हाँ, 2 पाई RN. 2 पाई RN when RN पता है ना तुम्हें, जिस ऑर्बिट में बात की जा रही है उसका. और स्पीड क्या है बताओ? VN. बस तुमने सब्स्टिट्यूट किया. T इज इक्वल्स टू 2 पाई RN अपॉन VN. ओपन करके लिख दो तुम. ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई RN की जगह पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लिख सकते हैं हम, क्या बताओ? 0.529 n स्क्वायर बाय Z. 0.529 n स्क्वायर
बाय जेड। यूनिट का ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। हम रेडियस को किस यूनिट में निकालते हैं? एंगस्ट्रॉम में। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट कर दो बताओ? सेंटीमीटर, या इधर नीचे सेंटीमीटर में है तो ऊपर भी सेंटीमीटर में कर दो। कितना हो जाएगा बताओ? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻⁻। इस बात का ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। नीचे Vn 2.18 इंटू 10⁸ Z/n, हाँ या नहीं? समझा क्या किया? n³ पक्का। सो इस वजह से बाकी सारी खिचड़ी तो तुम्हें कांस्टेंट दिख रही है ना? जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या है बताओ? n³ और z²। मतलब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z²। इसमें डायरेक्ट तुम्हें सवाल मिल सकते हैं कि रिलेशन क्या है टाइम पीरियड का एटॉमिक नंबर के साथ या ऑर्बिट के एनर्जी स्टेट के साथ। ये वाला मैं फॉर्मूला है सच टाइम पीरियड का लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ये अगर पता है तो तुम सब्स्टिट्यूट कर लेना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अलग से निकाल लेना, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट अलग से निकाल लेना, यूनिट सेम करके सब्स्टिट्यूट कर देना। कॉपी करो। टी, स्मॉल टी, ठीक है, कोई एक नंबर दिया जाए कि इतना सेकेंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, देन डिटरमाइन द number of revolutions if the frequency of revolution is given. फिर से, electron spends इतना time in a particular orbit. If the frequency of revolution is something, then determine number of revolutions. तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी इनवर्स होता है टाइम पीरियड का, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन दे दिया है मतलब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दे दिया है, मतलब एक रेवोल्यूशन को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो दे दिया है, और टोटल कितना टाइम वो वहां पे स्पेंड कर दिया ये भी दिया है, तो बस तो डिवाइड कर देना है ना। समझ पा रहे हो? ऐसे सवाल भी दिखेंगे मोस्टली तुम्हें अवस्थी में, लेवल 1 में शायद हो ऐसे क्वेश्चंस। ध्यान दो, नेक्स्ट लिख दो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। सिंबल f, स्मॉल f, क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड विच इज Vn अपॉन 2πRn। पिछला वाला किसके प्रोपोर्शनल था बताओ? टाइम पीरियड वाज प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z², तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू z² बाय n³। इस ये दो चीजें ध्यान रखनी। चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेरियस एनर्जी टर्म्स। वेरियस एनर्जी टर्म्स, अब जो हमने पढ़ा है बस उसी को घुमा फिरा के बार बार बोलना है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, it is the energy required to remove electron from n equal to 1 to n equal to infinity, from n equal to 1 to n equal to infinity। स्पेस छोड़ो एक दो लाइन का, एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, 3-4 लाइन छोड़ दो तुम लोग अपनी राइटिंग के हिसाब से छोड़ो। नेक्स्ट सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, it is the energy required to separate the electron from any excited state
from any excited state to n equal to infinity. n equal to infinity. फिर required to separate the electron from any excited state to n equal to infinity. फिर से कुछ स्पेस छोड़ दो, एक फॉर्मूला लिखना है हमें. नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी. It is the energy required to excite the electron from the ground state to any excited state. From ground state to any excited state. ध्यान दो यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है. जब इलेक्ट्रॉन को आप ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे जंप कराते हो तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी. सेपरेशन एनर्जी क्या बोला आपने, बताओ. जरूरी नहीं है सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही हो. फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, यहां से इंफिनिटी पहुंचाया या यहां से इंफिनिटी पहुंचाया, ये क्या है बताओ, सेपरेशन एनर्जी. फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू एन इक्वल टू इंफिनिटी पहुंचाया, सेपरेशन एनर्जी. ध्यान दो यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट से, नेक्स्ट क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट से एनी एक्साइटेड स्टेट पे आप लेके जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तो ये सब क्या होगा बताओ. क्या बोला है लास्ट हमने, एक्साइटेशन एनर्जी. एक्साइट कर रहे हो ना आप इलेक्ट्रॉन को, बस रिमूव नहीं कर रहे हो, बस एक्साइट कर रहे हो. सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी. जब 1 से इंफिनिटी, कहीं से भी इंफिनिटी तो सेपरेशन एनर्जी, 1 से कहीं पे भी तो एक्साइटेशन एनर्जी. फॉर्मूला आसान है एकदम निकालना, बस डेटा सब्स्टिट्यूट करना है. तुम्हें पता है कि जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटोन कैसे निकालते हैं बताओ, डेल्टा ई. और जब ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी, तो ऐसी एनर्जी को आप क्या कहने वाले हो बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी, विच इज -13.6 n1 स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है. n1 n2 आपके पास फिक्स है, सब्स्टिट्यूट करो, माइनस z स्क्वायर कहाँ चला गया, 13.6 z स्क्वायर 1 by n2 स्क्वायर विच इज 1 by इंफिनिटी 0, और 1 by 1 भी कितना होना है, 1 ही होना है. तो ये क्या हो गया, -1 आया, ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस. सो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. चल रहे हो साथ में. नेक्स्ट, सेपरेशन एनर्जी को भी इसी में सब्स्टिट्यूट करो. सेपरेशन एनर्जी में फिर से वही बात, -13.6 1 by n2 स्क्वायर. n2 कुछ भी हो सकता है ना, n1 फिक्स किया है आपने सेपरेशन एनर्जी में, n1 कितना है 1. सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, 13.6. अच्छा, n2 फिक्स किया हमने, इंफिनिटी किया है ना इसे, 1 by इंफिनिटी, और n1 फिक्स नहीं है, n1 स्क्वायर. चलो, तो -13.6 जेड स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन n1 का स्क्वायर, जिसे मैं डायरेक्ट क्या कह सकती हूँ, n स्क्वायर, क्योंकि एक ही ऑर्बिट रहेगा ना, दूसरा तो फिक्स है ना. मतलब अगर मैंने तुम्हें बोला कैलकुलेट द सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से रिमूव कर रहे हैं, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई है बताओ, 3 हो गई है ना. चलो
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी का तो फॉर्मूला नॉर्मल जो अब तक सीखते आए हैं, ठीक है, लिख दो इसे। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस डिफरेंस, the ratio of radius difference between the fourth and third orbit of hydrogen atom and that of lithium plus 2 ion will be the ratio of radius difference between the fourth and third orbit of hydrogen atom and that of lithium plus 2 ion will be। हो गया क्वेश्चन, लिखो अगला सवाल लिखो। वेरी गुड। The velocity of an electron in excited state of hydrogen atom, the velocity of an electron in excited state of hydrogen atom is 1.093 into 10 raised to 6 meter per second. What is the circumference of this orbit? Next question, space छोड़ो, अगला लिखो। What is the circumference of this orbit? अगला लिखो question. A single electron in an orbit has ionization energy equal to 217.6 eV. What is the total number of neutrons? Present in one ion of it? दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे करो, मैच करो जिन लोगों का गड़बड़ हुआ है। बुक ले लो, रेफर कर सकते हो क्वेश्चन, चलेगा, बस मुझे स्टेप्स एक्सप्लेन करने, वेट लेट नहीं। जिन लोगों का 13.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर नहीं आया है, मैच करो आपने कहाँ गड़बड़ की है। अच्छा लिखा, यहाँ ध्यान दो, पहले क्वेश्चन में क्या किया इसने, यहाँ ध्यान दो। सो वी वेलोसिटी से सॉल्विंग की है, ओके, ये इक्वल टू है।
इधर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला यूज किया उसने। वेलोसिटी हमें दे रखी थी कितनी बताओ, 1.093 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसको हमारे फॉर्मूला से इक्वेट किया 2.18 इंटू 10⁸। हाइड्रोजन एटम बोला है ना, तो z कितना हो जाएगा 1/n। इससे उसने n कैलकुलेट किया जो कि वैल्यू आती है 2। n की वैल्यू फिर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, उससे उसको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मिला। उसके बाद सरकमफेरेंस कैसे निकाला है, 2πrn। rn आपको मिल गया है, इस डेटा में सब्स्टिट्यूट कर दो बस। यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एंगस्ट्रॉम में यूनिट मिलने वाला है, तो फिर इंटू 10⁻⁻10 आपने कर देना है बस। कुछ ऐसा सच डिफिकल्ट सवाल नहीं था, सबका आंसर आना चाहिए था। इससे पहले वाला क्वेश्चन आओ, फर्स्ट वाला तुम सेकंड करो आके। 5 आया था तुम्हारा आंसर, चलो वहां तक करो। एटॉमिक नंबर 4 आ गया तो आगे का आ गया ना, बेरिलियम। कितने लोगों के दोनों क्वेश्चंस खुद से हो गए थे? ठीक है, गुड। पार्टीशन कर दो बीच में, येलो ही है ना, सेम दिख नहीं रहा है, चेंज कहाँ से? ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है, उससे z की वैल्यू मिल गई है कितनी, 4, विच इज एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z²/n²। इससे आपने z की वैल्यू निकाल ली 4, विच इज एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम में आपको 4 प्रोटॉन्स हैं, तो बचे हुए 9 - 4, 5 कितने होंगे बताओ, न्यूट्रॉन्स। अगला सवाल लिखो। assume that 2 into 10⁻⁻17 joule of light, 2 into 10⁻⁻17 2 into 10⁻⁻17 joule of light is needed by the interior of human eye, is needed by the interior of human eye to see an object, how many photons of yellow light with wavelength, how many photons of yellow light with wavelength 595.2 nanometer, 595.2 nanometer are needed to generate this minimum energy, are needed to generate this minimum energy। अच्छा, पहले दो सवाल जो अभी हमने किए तुम्हें उसका डिफिकल्टी कैसा लगा? नॉर्मल था, लेवल 2 के सवाल थे, ठीक है, तो समझ जाओ। हाँ, लेवल 2 के क्वेश्चंस थे, तो मतलब अच्छे से कर सकते हो तुम, चैप्टर से डरना नहीं है, काफी लोग थोड़ा उसमें है, आसान है चैप्टर, ठीक है। करो ये सवाल करो। क्या कह रहे हो? लगा था कि लेवल 1, हाँ लेवल 2 का।
नहीं, इस बार जो रुदरफोर्ड का फेलियर वाला स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो हाइड्रोजन का नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो इस बार हम नेक्स्ट उस पे पहुंच रहे हैं, बोर के सेकंड जो स्पेक्ट्रम है उस पे। समझो यहाँ पे स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो दो टाइप के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। अब ये सब नहीं बता रही हूँ मैं आपको कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब हमने देखा है, अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग और बेसिकली डिफरेंट लाइट का अरेंजमेंट डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सोर्स के बेसिस पे, मतलब जो हमारे पास रेडिएशन है उसका सोर्स, उसके बेसिस पे हमारा हो सकता है स्पेक्ट्रम हो एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेचर के बेसिस पे हमारे पास हो सकता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसा तो इस सब पे कोई सवाल नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। हमें जो पढ़ना है इज एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। रफली ये कॉपी कर सकते हो और हेडिंग द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्केच करना है प्रिज्म को। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है इसे। हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल की है। जब इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज अप्लाई करते हो तो जो रेडिएशंस निकलती हैं डिस्चार्ज ट्यूब से, हम उसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं ऑन द प्रिज्म। प्रिज्म विल ब्रेक डाउन दैट रेडिएशन इनटू द रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स। आपको पता है कि प्रिज्म का काम क्या होता है कि जो रेडिएशन है उसको इंडिविजुअल वेवलेंथ्स में क्या कर दे, सेपरेट कर दे। तो फिर हमें ऐसी 6 लाइंस ऑब्जर्व होती हैं रिकॉर्डर पे। लिखो, इसी को हम लिखेंगे। when electric discharge is passed through, when electric discharge is passed through hydrogen gas taken in a discharge tube at low pressure and high voltage। याद आ रहा है ना, प्रेशर 10⁻² कितना कम कर दिया था हमने। यस, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज and the emitted light is passed through prism. Emitted light is passed through prism. A pattern is observed on the screen which is the atomic spectrum. A pattern is observed on the screen which is the atomic spectrum of hydrogen atom. हाँ, and emitted light is passed, high voltage and emitted light is passed through prism. A pattern is observed known as atomic spectrum, known as atomic spectrum
ऑफ हाइड्रोजन। सुनो यहाँ, बेसिकली ये एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, क्योंकि हाइड्रोजन से जो रेडिएशन, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क क्या होता है, जो सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट कर रहा है हम जब उसको रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे कि हाइड्रोजन ने कुछ रेडिएशंस एमिट की, हम पता कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल रेडिएशंस क्या क्या है, तो ये क्या हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हाइड्रोजन का निकालना होता तो फर्क क्या होता कि हम हाइड्रोजन के सैंपल को हम कुछ रेडिएशंस प्रोवाइड करते, अब उन रेडिएशंस में कुछ रेडिएशन वो अब्सॉर्ब करता, आपको समझ जाना चाहिए कौन सी रेडिएशंस अब्सॉर्ब करेगा, ये एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग वो अब्सॉर्ब करेगा ना रेडिएशन। So absorption spectrum में you are going to provide the radiation to the sample, that sample will absorb certain radiations और बाकी वो पास कर देगा। तो आपको पता है आपने कौन कौन सी वेवलेंथ प्रोवाइड की, बाद में आपको उस, सिंस वो वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो गई है तो उस वेवलेंथ की जगह पे आपको ऐसा डार्क बैंड दिखेगा, मतलब बाकी सारी एज इट इज दिखेंगी। मान लो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 उसने अब्सॉर्ब कर लिया है तो वहां पे आपको डार्क रीजन दिखेगा, वो होता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब कि इसने रेडिएट किया, उसी को हम ब्रेक करके चेक करें कौन कौन से हैं, तो ये वाले यहाँ पे आपको दिखेंगे, ऑब्जर्व होंगे, बाकी रीजन क्या होगा, डार्क होगा। समझ में आ गई बात, वैसे इतनी डिटेल में कुछ जरूरत नहीं है। आगे की बात सुनो, लेटर इट वॉज फाउंड, ये जो 6 लाइन्स हैं, इंडिविजुअल लाइन्स आर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट लाइन्स, हर लाइन इनफाइनाइट लाइन्स से मिलके बनती है, और आपको ये समझ में आना भी चाहिए कि हर लाइट इनफाइनाइट लाइन से कैसे बनेगी। मेरे साथ ड्रॉ करना शुरू करो। सो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके n इक्वल टू 1 पे अगर रुकता है तो ये होगा लाइमन सीरीज, कहीं से भी आके n इक्वल टू 2 पे बामर सीरीज, कहीं से भी आके n इक्वल टू 3 पे अगर रुकता है पाश्चन सीरीज, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे पी फंड, 6 पे रुकेगा तो हम्फ्री सीरीज। अगर आप नोटिस करो तो कितनी लाइन है बताओ, 6 लाइंस दिख रही है ना आपको, तो यही वो इंडिविजुअल 6 लाइंस थी जो आपको ये स्पेक्ट्रा में ऐसे 6 लाइंस दिखी थी। इंडिविजुअल लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट लाइन। अगर आपको ये डाउट है कि मिस बोर मॉडल तो आपने बोला सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे है और हम हाइड्रोजन का मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ज्यादा ट्रांजिशंस पॉसिबल कैसे हैं, ये तुम खुद से सोच के आना। सिंगल एटम स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये सारा कैसे पॉसिबल है। फिर से लाइमन पे
n equal to 6 पे ओके कर लेना, तुम लोग ऐड कर लेना, कहीं से भी आके रुकेगा। 7 लाइन नहीं, इनफाइनाइट लाइन होगी। मैंने तो बस यहाँ से किया है ना, ऐसे इन्फिनिटी से आ रहा है तो हर लाइन इनफाइनाइट लाइन है, मैं शो नहीं कर सकती ना हर जगह से। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन एक ही है, ये क्या शो हो रहा है, पॉसिबिलिटीज शो हो रही है कि कितनी पॉसिबल ट्रांजिशंस वो कर सकता है n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे। क्या ये पॉसिबल ट्रांजिशंस दिखा रहे हैं स्वरा, कि अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे आना चाह रहा है कहीं से भी, तो कहीं से भी आके वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हाइड्रोजन एटम में कितने ट्रांजिशंस, क्या क्या पॉसिबल ट्रांजिशंस कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी, कहीं से भी आके 1 पे रुक जाए, कहीं से भी आके 2 पे रुक जाए, कहीं से आके 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो फिर तो डाउट ये भी होना चाहिए कि फिर मिस ऐसे 6 ही लाइन क्यों दिख रही है। इलेक्ट्रॉन कहीं से आके 7 पे भी रुक सकता है, कहीं से आके 8 पे भी रुक सकता है, कहीं से आके 32 पे भी रुक सकता है ना। तो ऐसे तो आपको इनफाइनाइट लाइंस दिखनी चाहिए थी। लेकिन सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होना, नीचे आने का रीजन क्या है, एनर्जी को रिलीज करना, खुद को स्टेबलाइज करना। तो अगर वो नीचे आएगा तो हमेशा इन्हीं को प्रिफर करेगा ना, हमेशा वो लोअर एनर्जी लेवल्स को प्रिफर करेगा। इसीलिए अगर तुम देखो तो यहाँ पे लेस चांसेस है कंपेयर टू यहाँ रुकने के। ऐसा नहीं है कि n इक्वल टू 7 पे हम्फ्री के आगे बिल्कुल ही नहीं रुकेगा, वहां पे जो ट्रांजिशंस होंगे बहुत कम फोटॉन्स, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जाके रुकेंगे, तो वो आपके बहुत लेस इंटेंस ट्रांजिशंस होंगे, आपको दिखेंगे ही नहीं वो, कम इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आएंगे। क्योंकि 7 पे रुकना मतलब हाई एनर्जी स्टेट पे ही रुक जाना, और डी एक्साइटेशन का मतलब ही क्या हुआ जब मैं 7 वाली हाई एनर्जी स्टेट पे ही रुकूं, क्योंकि 7 और 70 के बीच में एनर्जी लेवल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं, मैं कितना डी एक्साइटेशन, क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन रुक सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ रुक के फिर यहाँ आ जाए। क्यों नहीं, n इक्वल टू 2 अनस्टेबल क्यों है, एग्जिस्टेंस है वो शेल की, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, अनस्टेबल नहीं है, रिलेटिवली हाई। ऐसे तो तुम बोलोगे कोई भी जगह पे कुछ होना ही नहीं चाहिए, हमेशा 1 पे बैठे रहना चाहिए। तुमने उसे एनर्जी प्रोवाइड की, उस इलेक्ट्रॉन को, तुमने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके बहुत हाई एनर्जी लेवल पे तुमने पहुंचा है, अब वो उस एनर्जी को रिलीज करके नीचे वाले लेवल पे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो क्या करे, 3 से फिर 2 पे आ जाए, पहले एक बार 3 पे रुक जाए, फिर उसके बाद फर्दर रेडिएट करके 2 पे आए, या 2 पे रुक जाए फिर रेडिएट करके 1 पे आए। दीज आर द पॉसिबिलिटीज ना, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप तुमने हर किसी को एक एक हाइड्रोजन एटम देके एक्साइट करा के ऑब्जर्व करने बोले, तो हर किसी के उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कुछ में सेम हो जाए। दीज आर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन एक ही, अब वो कितने तरीके से नीचे आ सकता है यही है, ठीक है। ये सब में इनफाइनाइट लाइंस है, हम शो कर रहे हैं सिर्फ 6 से, लेकिन एवरी इंडिविजुअल लाइन विल बी कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी -1। चलो इस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे, ड्रॉ कर लेना तुम।